हेलो स्टूडेंट्स। तो आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे हम लोग, जो कि वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ। देखो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ क्या है ये सब देखेंगे। तो वेपर प्रेशर फर्स्ट ईयर में और 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा वेपर प्रेशर के बारे में। तो वेपर प्रेशर क्या है? देखो एक कंसिडर करो एक सिस्टम जिसमें लिक्विड है, एक लिक्विड है, तो उसको हम लोग एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, उसको हम लोग एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके वेपर्स बनने चालू होंगे, उसके वेपर्स बनने चालू होंगे किसके? लिक्विड्स के। तो वेपर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे ये एम्प्टी स्पेस को। तो क्या होगा, ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं ये लोग कोलाइड करेंगे, ये लोग क्या करेंगे? कोलाइड करना चालू कर देंगे कुछ देर बाद, जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वो फ्रीली मूव करने लगेंगे थोड़ा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे। जब कोलाइड करते हैं एनर्जी लॉस होगा, जब कोलाइड करेंगे उनका एनर्जी लॉस होगा। तो एनर्जी लॉस होने से क्या होगा, वो लोग फिर से इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स कंटेनर के बाउंड्री में लगना, चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर ऐसा कह सकते हो, पहले केस में क्या हुआ, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ। पहले कंडीशन में क्या हुआ बच्चों, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, वेपर्स काइनेटिक एनर्जी लॉस किए कोलिजन की वजह से, और उन लोगों को क्या हुआ, उनका वो लोग अटैच हो गए बाउंड्री वॉल में और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, वो कंडेंस हो गए, वो कंडेंस हो गए। उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो एक सब्सटेंस था जो कि लिक्विड फॉर्म में था, उसको जब हम लोगों ने एनर्जी दिया वो वेपर में कन्वर्ट हुआ। उस प्रोसेस को वेपोराइजेशन बोले हम लोग। और दूसरी प्रोसेस में क्या हुआ, वेपर जो था वो कंडेंस हो गया, वेपर जो था वो कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो जनरली हम लोग वेपर प्रेशर जब पढ़ते हैं वहाँ पे एक तो भाई लिक्विड होना ज़रूरी है, सब्सटेंस का लिक्विड होना ज़रूरी है। जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं सोल्यूशन में, तो अगर एक बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं, अगर एक बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं तो याद रखना बच्चों, वन कंपोनेंट मस्ट बी लिक्विड। एक को लिक्विड में फिक्स रखते हैं और दूसरा क्या हो सकता है, another may be liquid और solid। तो हम लोगों का फोकस बस इतने में ही रहेगा। तो बैक टू हमारा कॉन्सेप्ट में आओ। देखो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एक लिक्विड है और एक दूसरा कंपोनेंट लिक्विड या फिर सॉलिड जो भी हो। तो हम यहाँ पर प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर क्या है? तो देखो बच्चों, ये जो रिएक्शन चालू हुआ, ये जो रिएक्शन यहाँ पे चालू हुआ, जो लिक्विड बना वेपर में और वेपर बना लिक्विड में, तो ये दोनों प्रोसेस एक स्पीड से चल रहा होगा। मतलब पहले जब एनर्जी मिल रहा होगा तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन थोड़ा स्पीड में चल रहा होगा। जैसे जैसे कोलिजन स्टार्ट होगा तब क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी धीरे धीरे स्पीड होना चालू करेगा। तो एक कंडीशन आएगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे।
जैसा कि इस इक्वेशन से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो एक कंडीशन आएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन में कंडीशन आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा वाला है, ये वाला वेपोराइजेशन वाला, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, कंडेंसेशन वाला। तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, दैट इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उस कंडीशन में ये सिस्टम एक इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा, और उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पे जितने भी वेपर्स होंगे, यहाँ पे जितने भी वेपर्स होंगे, उनका जो प्रेशर रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस क्या है, यहाँ पे Vp लिखता हूँ। तो Vp ऑफ ए सब्सटेंस इज द pressure exerted by the vapors of the substance in a closed system when the system is in इक्विलिब्रियम। और वो इक्विलिब्रियम क्या होगा, सॉरी डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों, रेट ऑफ वेपोराइजेशन is equal to rate of condensation. That stage is called here the dynamic equilibrium. तो वेपर प्रेशर क्या है एक सब्सटेंस का, जब वो एक क्लोज सिस्टम में होता है तो उसके जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं कौन, उसके वेपर्स, जब सिस्टम एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है उसको बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया, इसका क्या रिलेशन है रावल्स लॉ। तो रावल्स लॉ क्या है, देखो दो चीज़ों के दो हेडिंग्स के अंदर हम लोग रावल्स लॉ को स्टडी करेंगे, और बाद में वो तो भाई चलता जाएगा। रावल्स लॉ हमारा इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो क्या होता है, अब आते हैं हम लोग रावल्स लॉ। तो रावल्स लॉ पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, पहले हम लोग कहाँ पे देखेंगे, फॉर volatile solute and volatile solvent, या फिर liquid solution। याद रखना बच्चों, रावल्स लॉ किसके लिए पढ़ेंगे, volatile solute एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट के लिए, या फिर जनरली क्या होता है वो लिक्विड सॉल्यूशन होता है। तो क्या है यहाँ पे क्या बोला, वोलाटाइल सॉल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट। वोलाटाइल मतलब क्या, अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव, और द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बोल सकते हो, the compound which changes to vapor with gain of energy। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो सब्सटेंसेस या फिर जो कंपाउंड्स क्या करते हैं, एनर्जी गेन करके इजीली डायरेक्टली वेपर स्टेट को इजीली अचीव कर सकते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। अगर इजीली करते हैं तो अनस्टेबल भी रहेगा और या फिर हाईली रिएक्टिव भी रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर बोला गया है एक बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी वोलाटाइल है, सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है। तो अगर
मैं एक कंटेनर लेता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कंटेनर में मैं दो तरीके का लिक्विड को मिला के रखा हूँ, दो तरीके के लिक्विड्स को मिला के रखा हूँ। एक ए है सपोज और एक बी है। तो ए के मॉलिक्यूल्स रहेंगे यहाँ पे, ए के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसके साथ साथ बी के मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे। ए के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसके साथ साथ बी के मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे। तो बी के मॉलिक्यूल्स को मैंने मार्क किया है थोड़ा। तो देखो, जब इनको एनर्जी मिलेगा, जब इनको एनर्जी मिलेगा, जब इनको एनर्जी मिलेगा तो क्या करेंगे? ये दोनों वोलाटाइल हैं, सॉल्यूट भी वोलाटाइल है, सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है। दोनों के दोनों क्या करेंगे? वेपर फॉर्मेट में जाना चालू कर देंगे। मतलब वेपर मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी का, बोथ ए एंड बी का। तो ये लोग क्या करेंगे? दोनों के दोनों, मतलब ए का भी वेपर बन रहा है, बी का भी वेपर बन रहा है, तो जितने भी टोटल यहाँ पे वेपर होंगे उनका एक वेपर प्रेशर रहेगा। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या बोल सकते हो आप लोग? प्रेशर exerted by the vapor molecules of solution। तो अगर इसको मैं PT लेता हूँ, इसको मैं PT लेता हूँ और A मॉलिक्यूल्स और A कंपाउंड पे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर में लेता हूँ PA और PB लेता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन सॉल्यूशन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैंने क्या बोला था? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में बोथ ए भी है और बी भी है। तो पीटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए मॉलिक्यूल्स के, सॉरी ए कंपोनेंट के जो वेपर्स बनेंगे उनका वेपर प्रेशर प्लस बी कंपोनेंट के जितने भी वेपर हैं या फिर उनके वेपर प्रेशर, उन दोनों को मिला के हम लोग लिख सकते हैं टोटल प्रेशर ऑफ द, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इतने तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर रहे तो अच्छी बात है। देखो तो भाई इससे क्या हुआ? तो देखो इससे क्या हुआ, अभी हम लोग यहाँ पे तो ए बी को मिला के रख लिए हैं। हम लोग अभी क्या करेंगे? ए और बी को अलग अलग लेकर देखते हैं उनमें क्या होता था। तो देखो बच्चा क्या हुआ, जब ए अलग था, ए अलग था और बी अलग था, ए अलग था और बी अलग था। तो यहाँ पे सिर्फ ए के वेपर मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ पे सिर्फ बी के वेपर मॉलिक्यूल्स रहे होंगे। तो इस वक्त यहाँ के सरफेस पे, इस वक्त यहाँ के सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स ही हैं। तो अगर यहाँ पे मैं प्योर कंपोनेंट लेता हूँ ए का, तो यहाँ पे एक वेपर प्रेशर अलग रहेगा जो कि सॉल्यूशन में PA था उससे थोड़ा अलग रहेगा। यहाँ पे था PA और PB, इन दोनों से यहाँ पे अलग रहेगा। भाई PA यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों थे, B और A दोनों थे, और सरफेस से जब वेपर फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है तो A का भी स्टार्ट होगा, B का भी स्टार्ट होगा। तो A कंप्लीट वहाँ पे A का मतलब सरफेस पे सिर्फ ए मॉलिक्यूल्स नहीं है, बी के मॉलिक्यूल्स भी हैं जो कि कंपीट कर रहे हैं अपना वेपर बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं है, बस ए ही ए है। तो क्या करेगा, यहाँ पे जो वेपर्स फॉर्मेशन हो रहे होंगे उनका अगर वेपर प्रेशर लेते हो
तो मैं उसको डिनोट करता हूँ वेपर पी नॉट ए। इसको मैं क्या बोलूँगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एयर। एंड उसी तरह अगर बी में, अगर मैं चेक करूँ बी में भी क्या होगा, सिर्फ बी मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे ए का कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे बी के मॉलिक्यूल्स, बी के वेपर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी को मैं लिख सकता हूँ पी नॉट बी। नेक्स्ट चीज आता है क्या, याद रखना बच्चों, पी नॉट ए इज ग्रेटर देन बी ए। सिमिलरली पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी बी। ये क्यों हुआ, देखो जब इस कंडीशन में हम लोग आते हैं, यहाँ पे दोनों हैं, ए और बी दोनों हैं, अगर इनको सिर्फ खाली ए को खुला छोड़ा था यहाँ पे, तो सरफेस पे खाली ए के मॉलिक्यूल्स थे, तो वो कंप्लीटली अपने तरफ अपना वेपर छोड़ेंगे और वेपर प्रेशर ज़्यादा देंगे जितना कि यहाँ पे दे सकते थे। एग्जाम्पल देख लो, एक खाने का प्लेट है और दो, एक ही खा रहा है, एक फुल प्लेट है, एक खा रहा है, उसको भूख लगी है, तो वो अकेला खाएगा जितना ज़्यादा खा सकेगा। अगर वहाँ पे उसका भाई या फिर उसका कोई बहन आ गया, वो भी खाने लगे, तो पहले कंडीशन में वो जितना खा सकता था, दूसरे कंडीशन में उससे कम खाएगा कि नहीं बच्चों, कम ही खाएगा, क्योंकि उसको शेयर करना पड़ रहा है, कम हो रहा है उसका अमाउंट, उसका शेयर कम हो रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे वो अपने मन का राजा था या फिर रानी था, यहाँ पे भी वो अपने मन का राजा या रानी था, तो वो सिर्फ अपना मॉलिक्यूल से दे रहा था और वेपर प्रेशर कुछ निकाल रहा था, जिसको हम लोगों ने लिखा है पी नॉट ए और बी के लिए पी नॉट बी। लेकिन जब यहाँ आ गया, उसको बी के साथ वो शेयरिंग करना पड़ा, उसको बी के साथ शेयरिंग करना पड़ा, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, जैसे खाने में कम हो गया था, उसी तरह उसका जो वेपर प्रेशर रहेगा एज कंपेयर टू प्योर कंडीशन कम ही रहेगा, इसी तरह पी बी का भी कम ही रहेगा। ये चीज याद रहेगी। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, वो बोलता है यहाँ पे, इतना चीज समझ में आया। तो अभी जाएंगे राउल्ट, मतलब राउल्ट साइंटिस्ट ने क्या बोला, फ्रेंच साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला, एक स्टडी की उन्होंने, और उन्होंने बोला क्या, द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट volatile, एक volatile component is proportional to the mole fraction of the component in the solution. तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, ये क्या है भाई, राउल्ट्स लॉ है। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, अगर एक सॉल्यूशन है, सपोज यहाँ पे जो ए बी का सॉल्यूशन है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट वोलेटाइल, सपोज मैं ए का लेता हूँ, तो वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट दैट इज पी ए, हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, is proportional to the mole fraction of the component in the solution। क्या बोला, is proportional to मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में रहेगा, to the mole fraction of the component, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बोला है। कंपोनेंट मतलब जिसका हम लोग वेपर प्रेशर ले रहे हैं उसका ही क्या लेना पड़ेगा, हम लोगों को मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन को काई की तरह लिखते हैं, कंपोनेंट दिया था ए तो ए लिखा इन सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है उसको डायरेक्टली रिलेट करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो बच्चों, मोल फ्रैक्शन मतलब क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है, मतलब एक कंपोनेंट एक सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा भाई मोल फ्रैक्शन। तो जितना अमाउंट में उस सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट रहा होगा उसी हिसाब से वो वेपर फॉर्मेशन कर रहा होगा। मतलब आप जितना पढ़ाई करोगे अच्छे से उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हो एग्जाम में। इसी तरह यहाँ पे जितना ए का अमाउंट रहेगा
उस हिसाब से वो एनर्जी पाके वेपर्स को छोड़ेगा और वो लोग अपना प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, जिसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो वो जो वेपर प्रेशर रहेगा वो किसके प्रोपोर्शन में रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब ये जितना रहेगा ये भी उसी तरह से बढ़ता रहेगा। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घट रहा है ये भी घटेगा। तो और अगर प्रोपोर्शन का साइन हम लोग हटा लेते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग वो कांस्टेंट को लेंगे पी नॉट ए को। क्या लेंगे, पी नॉट ए को। भाई अभी पी नॉट ए को क्यों लिखे सर जी, आपने तो बोला था पी नॉट ए क्या है, वो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर ए है। तो मैंने यहाँ पे उसको कांस्टेंट की तरह लिखा। तो कांस्टेंट क्यों लिखा, देखो बच्चों, अगर आप एक चीज को प्योर कंडीशन में ले रहे हो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसको ले रहे हो, तो उसका जितना वेपर फॉर्मेशन का कैपेसिटी है वो कम या ज़्यादा होगा क्या, नहीं होगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए वो जितना वेपर फॉर्मेशन कर सकता है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर वो कांस्टेंट रहता है, पी नॉट ए भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एक कंपोनेंट के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए अपने प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे मैंने उसको कांस्टेंट के तौर पे यूज कर लिया। अगर पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए आ रहा है, उसी तरह अगर मैं बी कंपोनेंट के ऊपर ये वाला राउल्ट्स लॉ अप्लाई करूंगा तो पी बी नॉट, पी बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, काई बी इन सॉल्यूशन, और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी, पी नॉट बी इंटू काई बी। तो ये तो आपकी रिलेशन आ गई। तो इससे पहले मैंने एक रिलेशन लिखा था, वो क्या था, पीटी, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। मैंने क्या लिखा था, वेपर प्रेशर टोटल लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू पीटी इज इक्वल टू क्या लिखा था, पी ए प्लस पी बी लिखा। तो पी ए का एक वैल्यू निकल गया यहाँ पे, पी नॉट ए इंटू आई ए प्लस पी बी का वैल्यू निकल गया है, पी नॉट बी इंटू काई बी। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? देखो इसके बाद हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा था, अगर एक सॉल्यूशन है उसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सभी कंपोनेंट्स के जो मोल फ्रैक्शन वैल्यू रहेंगे उनका सम क्या होगा, इक्वल टू 1 रहेगा, तो यहाँ पे जब ए और बी को लिया है तो काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 रहेगा, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 रहेगा। तो काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 रहता है, तो हम लोग काई बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस काई ए, ये कैसे हो सकता है, या फिर काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी हो सकता है। तो फर्स्ट केस के लिए मैं क्या कर दूंगा, काई बी की जगह पे यहाँ पे 1 माइनस काई ए को पुट करूँगा। तो पी टी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू 1 माइनस काई ए बन जाएगा। तो पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी काई ए बन गया। काई ए को एक जगह पे लाके कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट। तो ये रहा, इसको थर्ड इक्वेशन दे दो, इसको फोर्थ इक्वेशन दे दो। पहला इक्वेशन क्या था, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, इक्वेशन 1। पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी, इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन 3 दे दो।
नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं। तो नेक्स्ट, ये तो पहले केस के लिए था जब हम लोगों ने क्या किया, काई बी की जगह पे, यहाँ पे हम लोगों ने काई बी की जगह पे हम लोगों ने क्या किया, 1 माइनस काई ए को डाल दिया। दूसरी केस में क्या कर सकते हैं, पी टी इज इक्वल टू, अब काई ए की जगह पे 1 माइनस काई बी डाल सकते हैं, तो 1 माइनस काई बी डाल दो प्लस पी नॉट बी काई बी रहेगा, पी नॉट माइनस पी नॉट, सॉरी पी नॉट ए हो, पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। यहाँ इसको इरेज करता हूँ, याद रखना ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी तरह जैसे यहाँ पे किया था, तो काई बी को एक पास लाया और कॉमन ले लिया, तो क्या रहेगा, पाई नॉट बी माइनस पाई नॉट ए प्लस क्या रहेगा, पाई नॉट ए। तो इक्वेशन 5। तो राउल्ट्स लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी राउल्ट्स लॉ की मदद से हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, टोटल वेपर प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ